चलिए। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज सभी को आ रही है? एक बार यस कर दें। चलिए। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आफ्टरनून सेशन। मैंने बहुत जल्दी दोबारा आफ्टरनून सेशन किया। इससे पहले जब हमने किया था, जब यूपीएससी ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया था, तो अच्छी अच्छी खबरें आ रही है, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। तो एसएससी ने कल बहुत मोस्ट अवेटेड जो ऑप्शन फॉर्म था, काफी दिनों से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, हम लोग हमारा ये था एंटिसिपेशन कि शायद लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक ही आ जाना चाहिए था। तो लगभग लगभग 20 से एक दिन की देरी हुई है। और उसके पीछे यह कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ वैकेंसीज बढ़े, पर वैकेंसीज बढ़ने की जगह वैकेंसीज कम हो गई हैं। मेरा वीडियो शायद कुछ एरर शो कर रहा है, इसीलिए मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, पर कोई बात नहीं है। वीडियो से देखिए इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम करने वाले हैं आज के डेट में। ठीक है, सो हम इस सेशन में आज मोटे तौर पे आपके ऑप्शन फॉर्म को लेकर के बातें करने वाले हैं। ऑप्शन फॉर्म को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में हैं कि ऑप्शन फॉर्म में क्या भरना है, कैसे प्रायोरिटी भरनी है, अपना प्रायोरिटी 1 में क्या रखें, किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखें जब हम ऑप्शन फॉर्म भर रहे हैं। तो हम आज उसके ऊपर बात करेंगे। स्क्रीन सभी को दिख रहा है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार आप लोग ओके बोल दें। ओके। मैंने ग्रुप में यह भी डाला, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो उस क्वेश्चंस को आप लिख दें, ताकि हम लोग इस हम उस क्वेश्चंस को ले लें। कुछ अलग से क्वेश्चन, बाकी जो सामान्य वैकेंसी पोजीशन को लेकर के और इन सारी बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। पर उसके अतिरिक्त यदि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन किसी का हो तो अगर अभी भी कुछ है तो आप लोग उसको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है। आप सभी लोगों ने नोटिस पढ़ लिया होगा, आई होप। तो नोटिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, बहुत क्विक हम देख लेंगे। वैसे आप सब लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। वैकेंसी पोजीशन क्या है एक बार हम देख लेंगे। कुछ वैकेंसीज कम कर दी गई हैं, लगभग 11 वैकेंसी जो है, जो इनिशियल वैकेंसी टेंटेटिव वैकेंसी थी, उससे 11 वैकेंसीज कम हो गई हैं। ये जो वैकेंसी पोजीशंस हैं, ये वैकेंसी पोजीशन कहाँ कहाँ पे हैं, जिसको लेकर के आप सब लोग बहुत दुविधा में हैं कि अगर हमें फला अमुक जगह पे ट्रांसफर चाहिए तो मुझे कौन सा डिपार्टमेंट ऑप्ट करना पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, अधिकांशतः डिपार्टमेंट्स को लेकर के। और उसके साथ में किस डिपार्टमेंट के प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या है, किसमें आपके लिए कैरियर प्रोग्रेशन के क्या चांसेस हैं, इसके बारे में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अगले 15 से 20 मिनट। सो नोटिस आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको 26 तारीख तक, है ना, 26 फरवरी तक ये भर देना है। तो इसमें दोनों ही बातें ध्यान रखनी है कि आपको बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करनी है और बहुत आराम से भी नहीं करना है। अच्छी तरीके से आज इस सेशन के बाद में, इस सेशन से जो भी इनपुट्स आपको मिले उनको अपने हिसाब से कैलकुलेट करें, ध्यान में रखें। और उसके अतिरिक्त आपकी अपनी जो प्रायोरिटीज हैं, आपके अपने जो इनपुट्स हैं, आपकी अपनी जो सोच है या आपको अपनी जो समझ है, उसको मिला जुला करके और पूरा अपना एक खाका तैयार कर ले कि आपको कैसे ऑप्शंस भरने हैं, प्रायोरिटी 1 क्या भरना है, 2 क्या भरना है, 3 क्या भरना है, और तैयार करके आज नहीं तो कल तक इसको अवश्य भर दें। 26 तक इंतजार न करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कई बार ये हैंग भी हो जाता है। पिछली बार भी काफी ऐसा हुआ था। तो आज या कल तक इसे भर दें। दूसरी बात, एक डिस्क्लेमर मैं इस वीडियो के शुरुआत में दे देना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी बातें हम लोग आपको बता रहे हैं, यह केवल एक रिकमेंडेशन है, एक सजेशन है, जो हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हम लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं। इसमें इसको मानना नहीं मानना ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वही बिल्कुल पत्थर की लकीर है, वही माने आप, वही करें आप और ऐसा ही हो जाएगा, है ना। ये पूरी तरीके से एक हम कह सकते हैं कि जो भी चीजें हमें समझ में आ रही हैं वो हमारे अनुभव के आधार पर वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 3 है उसको भी ध्यान में रखेंगे। कैंडिडेट्स में प्लीज ऑल्सो नोट दैट ऑप्शन कम प्रेफरेंस कैन बी रिवाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द अफोरसेड पीरियड। ठीक है, आपने एक बार भर दिया, आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो 26 के पहले ही कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अतिरिक्त आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको सारी बातें ऑलमोस्ट समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अगर इस ऑप्शन फॉर्म को भरने के बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, आपने जो ऑप्शंस चूज किए होंगे, जो ऑप्शंस मांगे होंगे, उस ऑप्शन के हिसाब से यदि आप मेरिट में बैठते होंगे फिट, तो आपको फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप मेरिट में फिट नहीं बैठते होंगे तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा।
बेसिकली ये है। तो आपको यह ध्यान रखना है ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त कि आप जो है जितने भी ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शंस आप एक्सरसाइज करें, अनटिल अनलेस किसी का कुछ स्पेशल, जैसे कोई पहले से जॉब में है और उनको लग रहा है कि नहीं मुझे तो इनकम टैक्स ही चाहिए और किसी डिपार्टमेंट में मेरे को जाना नहीं है, या मेरे को सीएसओएल में ही जाना है इसलिए मैंने इस साल एग्जाम दिया था, या इस तरह की कोई आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ध्यान में रख करके आपने इस साल एग्जाम दिया था, तो फिर आप अपने हिसाब से ऑप्शंस चूज करके बाकी छोड़ सकते हैं ब्लैंक। अदरवाइज जो लोग जिनको ये है कि नहीं कोई भी डिपार्टमेंट मिले नौकरी तो चाहिए ही करके आपको सारे ऑप्शन एक्सरसाइज करने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोड का आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि हर पोस्ट नेम के लिए एक अलग से कोड दिया हुआ है, तो इस कोड को आप लोग ध्यान में रखेंगे, भरते वक्त गलती नहीं करेंगे, बहुत ही मेटिकुलसली आप इसे भरेंगे। हालांकि भरने के बाद यदि आपसे मान लीजिए गलती हो गई है तो ये आपको आप उसको सुधार सकते हैं, ऐसा मौका आपको दिया जाएगा, लेकिन यह मौका आपके पास केवल 26 तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। परंतु फिर भी मेरी यह सलाह रहेगी कि आप सुधारने वाले प्रक्रिया में न जाएं। पिछली बार सुधारने वाली प्रक्रिया में बहुत कंफ्यूजन हुए थे क्योंकि आपने सुधारा तो आपको पता ही नहीं चल पा रहा था कि सुधरा कि नहीं सुधरा, और उस तरीके से तो आप प्रयास करें कि पहले बार में बढ़िया तरीके से आप ऑन पेपर पहले एक्सरसाइज कर ले, सब कुछ लिख लें बढ़िया तरीके से, कोड वगैरह सब लिख करके, और तब एक ही बार वेबसाइट पे जाकर के आप अपना ऑप्शन फॉर्म भर दें। ठीक है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए इस बार दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक एमएसएमई है और दूसरा आईएचक्यू एमओडी नेवी के अंदर में सिविलियन मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट, डीसीएमपीआर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर में पोस्ट है। तो जो लोग सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए या सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए चाहते हैं तो वो इसको भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये लेवल 7 की पोस्ट है, आप सब जानते हैं, और बाकी जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट है वो लेवल 6 की पोस्ट है। तो लेवल 6 और लेवल 7 ये अंतर है एसटीओ और जेटीओ के पद में। एक जेटीओ को एसटीओ बनने के लिए कम से कम एज ए जेटीओ 5 साल की सर्विस आवश्यक होती है, उन्होंने कम से कम 5 साल की सर्विस करी होगी, तभी उनका प्रमोशन जेटीओ टू एसटीओ होता है। तो जो डायरेक्ट एसटीओ बनते हैं वो अपने सर्विस के 5 साल बचा करके ले जाते हैं। पिछली बार बहुत सारे लोग ना अलग अलग जगह से इस तरह से उन्होंने सलाह ले ली, और अल्दो वे लोग एसटीओ के लिए इलिजिबल थे और वो उनको एसटीओ मिल सकता था, वो एसटीओ बन सकते थे, फिर भी उनको जेटीओ से संतोष करना पड़ा क्योंकि उन्होंने एसटीओ का ऑप्शन उन्होंने पहले एक्सरसाइज नहीं किया था। किसी ने कह दिया कि प्रमोशन नहीं है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें। देखिए ऐसा है कि आज बैठे बैठे आना आप अपने पूरे कैरियर की प्लानिंग नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे भी आती हैं अगर आप एक लेवल हायर जाएंगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेश ज्वाइन करने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, दे नो, वो अपना हिसाब किताब बैठा करके और अपना सोच समझ सकते हैं। लेकिन जो पहली बार जा रहे हैं, अगर उन्हें एसटीओ की पोस्ट मिल रही है तो मेरी हमेशा रिकमेंडेशन रहती है कि आप एसटीओ की पोस्ट ले, क्योंकि उसके बाद भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इसलिए सिर्फ इस आधार पे कि नहीं वहां पे प्रमोशन नहीं है, स्टेग्नेशन है, और ये सारी चीजें जो आप कहीं कहीं से डेटा लेकर के आते हैं, आप उसे ना छोड़ें। ठीक है। इस तरह के आपको वेबसाइट के ऊपर बॉक्सेस मिलेंगे जिसमें आपको भरना है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके पहले आप फिजिकल भर लें और फिर उसके बाद में आप ऑनलाइन वेबसाइट में भरें। ठीक है। सो ये तो बातें हो गई इस संतोष जी, यदि आप सेशन में हैं तो प्लीज यहाँ से टेक ओवर करें। मेरे यहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो गई है, बिजली चली गई जिसकी वजह से वाईफाई चला गया। संतोष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी प्लीज कंटिन्यू। मैं 1 मिनट में उससे पहले बता देना चाहूंगा कि इसके आगे वैकेंसी पोजीशन की हम बात करेंगे। संतोष जी आपको वैकेंसी पोजीशन के बारे में बताएंगे, और उसके बाद में कौन कौन सी वैकेंसीज कहाँ पे किस प्रकार से, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे। जी संतोष जी। ओके। वैकेंसी पोजीशन ऑलरेडी कल फाइनल वैकेंसी पोजीशन एसएससी की वेबसाइट पे प्रोमलगेट कर दिया गया है ना, जिसमें आप देख पाएंगे यदि सबसे ज्यादा वैकेंसी की हम बात करें तो पहले भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबसे अधिक वैकेंसी थी। तो 102 वैकेंसी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, और उसके बाद में सीबीडीटी में
वहां पे 37 वैकेंसीज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में केवल वैकेंसीज हैं। जी अभिषेक जी, गुड इवनिंग टू गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं मुझे? जी दिख रहा है, साफ दिख रहा है। ओके चलिए ठीक है। हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। बस 10-15 मिनट के अंदर हम पूरा क्लियर करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रहे होंगे, कुछ विभाग के है, कोई सीक्वेंस में नहीं है। आप अपने हिसाब से सॉरी थोड़ा सा गले में समस्या है। आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड में 4 वैकेंसीज हैं अनरिजर्व्ड की। एक मिनट। इंडियन कोस्ट गार्ड, इसमें 4 वैकेंसी है। 2 मुंबई में है, एक गांधीनगर में, एक चेन्नई में। ओके। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसमें 1 वैकेंसी है और सीएटी के रिप्लाई के हिसाब से उन्होंने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया है कहाँ पे पोस्ट करेंगे। जहां पे वैकेंसी होगी उसके हिसाब से वो लोग पोस्ट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के नाम से वैकेंसी होगी और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के नाम से जो वैकेंसी है उसकी वैकेंसी है जीएसआई में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई। उसमें 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व, एक ओबीसी। एक कोलकाता में है और दूसरा हैदराबाद में। संतोष जी, जो कैट की वैकेंसी है वह दिल्ली में नहीं है, अदर स्टेट में कहीं भी हो सकती है, बट इट इज नॉट इन दिल्ली। ओके ओके। स्क्रीन तो विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है संतोष जी। ओके ठीक है, होगा तो मैं बता दूंगा, आप प्लीज आगे बढ़े। ओके। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में है और इसका आप देख सकते हैं एक कोलकाता में अनरिजर्व के लिए और एक ओबीसी के लिए है हैदराबाद में। सीएजी, सीएजी जो है उसमें टोटल 24 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज डेटा आपके स्क्रीन पर है और इन्होंने जानकारी नहीं दी है कहाँ कहाँ पे किस किस स्टेट में, स्टेट वाइज, लोकेशन वाइज, कैटेगरी वाइज डेटा इनके पास अवेलेबल नहीं है ऑन एज ऑन डेट। तो इसमें आपका संतोष जी जी। और इसमें एक चीज मैं बता दूं, सीएजी, सीजीडीए, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, आई मीन सीबीआईसी एंड सीबीडीटी, ये 4 विभाग ऐसे हैं जिनका ऑल ओवर इंडिया लायबिलिटी है और ऑल ओवर इंडिया इनके ऑफिसेस हैं। तो सीएजी के भी ऑल ओवर इंडिया ऑफिसेस हैं। तो आप इसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के किसी भी कोने में आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। सीएजी के बारे में एक चीज मैं बता दूं कि सीएजी और सीजीडीए 2 विभाग के बारे में, हालांकि सीजीडीए में इस बार वैकेंसी नहीं है, हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सीएजी और सीजीडीए में लेवल 6 पे आप ज्वाइन कर रहे हैं एज ए जेटीओ, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पद पर। और उसके बाद आपके पास एक विकल्प है लेवल 8 के लिए। लेवल 8 पे AA के लिए इंटरनल एग्जाम होता है, वहां पे एग्जाम दे करके नॉर्मली दूसरे विभागों में इंटरनल एग्जाम आप स्पेसिफिक जिस कोर में है, जिस कैडर में है, उसी कैडर के लिए होता है। लेकिन ये दोनों विभाग ऐसे हैं जिसमें आपके पास विकल्प है, आप एग्जाम दे करके और AA के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं और आप एग्जाम देकर क्वालिफाई करके आप AA बन सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज बता दूं कि इनकेस अगर सीजीडीए में आप AA नहीं बन पाते हैं, सीजीडी और सीएसी में, तो एज ऑन डेट, आज के डेट में वहां पे क्या सिचुएशन है, लेवल 6 पे आपका जेटीओ का पोस्ट है, लेवल 7 पे एसटीओ का पोस्ट है और लेवल 8 और 9 पे आपका हिंदी ऑफिसर का पोस्ट है। वहां पे एडीओएल जो है लेवल 10 पर है, जैसे कि बाकी विभागों में है, लेकिन बीच में एक और इंटरमीडिएट पोस्ट है लेवल 8 और 9 में है, दैट इज हिंदी ऑफिसर लाइक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। हम सीएसओएल की बात करते हैं। सीएसओएल में मेरे ख्याल से 5 वैकेंसी है, लेकिन मेरे पास मात्र 2 के बारे में विशेष जानकारी है, दैट इज सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और दोनों पोस्ट दिल्ली में है। और 1 या 2 वैकेंसीज हैं आपके रजिस्ट्रार जनरल, और इसकी भी वैकेंसी दिल्ली में है। बाकी और किस विभाग में है मुझे पता नहीं। वॉइस ब्रेक हो रहा है, देखिए यहाँ पे नहीं, वॉइस आपका बढ़िया है, वॉइस बढ़िया है। आप जो बोल रहे हैं उनके साथ
नेटवर्क इशू होगा, प्लीज कंटिन्यू करें। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं सीरियल नंबर 2 में, सीरियल नंबर 3 में आप जो वैकेंसी लिस्ट, फाइनल वैकेंसी लिस्ट जारी की गई है एसएससी के द्वारा, उसमें जो सीरियल नंबर 3 में है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डीजीएचएस। तो डीजीएचएस के बारे में ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, जिसमें 2 वैकेंसी है, एक यूआर एक ओबीसी, और ये दोनों दिल्ली में। इसके आगे हम बात करें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपका समवेयर आपका सीरियल नंबर 15 पे है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी, मौसम विभाग। मौसम विभाग का भी भारत पूरे संपूर्ण भारत में इनके कार्यालय है, और कहीं भी आपकी वैकेंसी, कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। इनका स्टेट वाइज ये डेटा नहीं रखते हैं या एज ऑन डेट नहीं अवेलेबल है, आप ऐसे समझ लीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक विभाग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये है सबसे फर्स्ट है, सीरियल नंबर 1 पे है आपके लिस्ट के, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें जो वैकेंसी है वो है सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया ये 5 वैकेंसीज है, 2 एससी, 1 एसटी और 2 ओबीसी। इसका ओबीसी का जो पोस्ट है वो चंडीगढ़ और जबलपुर में है। ध्यान रखिए पीएस के लिए आइडेंटिफाइड है, उनके लिस्ट के हिसाब से ओबीसी पीएस के लिए आइडेंटिफाइड है, एक चंडीगढ़ एक जबलपुर में। और एससी के लिए 2 पोस्ट जो है वो एक शिलोंग में है, एक भुवनेश्वर में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम एमएसएमई में। एमएसएमई जो अपना एसटीयू का जो पोस्ट है, एसटीयू के कुल 10 पोस्ट हैं, 10 में से एक जो है आपका डीएमपीआर में है, सीरियल नंबर 20, जो कि दिल्ली में उसकी पोस्टिंग है। और सीरियल नंबर 21 में है एमएसएमई में, ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर। इसकी वैकेंसीज टोटल 9 है, 9 की जानकारी आपके स्क्रीन पर है। 5 यूआर, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी, 1 एससी। और कहाँ कहाँ पे है? यूआर के 5 वैकेंसी है 5 जगह पर, मुंबई, आगरा, जयपुर, प्रयागराज, अहमदाबाद। ओबीसी के लिए त्रिशूर एंड हुबली, एससी के लिए पटना एंड ईडब्ल्यूएस के लिए है कोलकाता। चलिए, अभी यहाँ पे हम लगभग 50 से ज्यादा सीटों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है सीबीडीटी। सीबीडीटी में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कहाँ पे वैकेंसीज हैं। और इसमें कैटेगरी वाइज जानकारी नहीं है, कैटेगरी वाइज उनका सीट मतलब आइडेंटिफाइड नहीं है, ईयर मार्क नहीं है कि फॉर एग्जांपल गुजरात में है तो गुजरात में 2 पोस्ट है तो वहां पे एससी को भेजेंगे, एसटी को भेजेंगे, यूआर को भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरिट के हिसाब से किसी को भी भेज सकते हैं। अगर आपके उसमें रैंक लिस्ट, एसएससी रैंक लिस्ट जारी होगा, और एसएससी रैंक लिस्ट के हिसाब से आपको प्रेफरेंस फॉर्म अगेन विद इन द डिपार्टमेंट आपसे पूछा जाएगा, और उसके बाद आप आपके ऑप्शन फॉर्म के आधार पर आपको यहाँ पे तैनाती दी जाएगी। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी जानकारी के लिए इसको देख लीजिएगा कहाँ पे वैकेंसीज हैं। इसमें भी दिल्ली में अच्छी खासी वैकेंसी है, दिल्ली में 7 वैकेंसीज हैं इनकम टैक्स में, सीबीडीटी मतलब इनकम टैक्स। अच्छा, आगे बढ़े, आगे है ये सीबीआईसी, जीएसटी एंड कस्टम्स। इस रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज का हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, इसलिए कि सबसे ज्यादा वैकेंसी 102 वैकेंसीज हैं। हालांकि जो यहाँ पे मैंने जो आंकड़े आपके स्क्रीन पर है वो 103 की है। आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे वैकेंसी है, और यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज डेटा आपको प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं, मतलब ईयर मार्क नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप देख पा रहे होंगे कि अहमदाबाद कस्टम जोन में 4 वैकेंसीज हैं, तो वहां पे 4 वैकेंसीज किसी भी कैटेगरी को भेजा जा सकता है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज कुछ ईयर मार्क नहीं है कि कौन से स्टेट में या कौन से ऑफिस में किस कैटेगरी का एम्प्लॉय होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके एसएससी रैंक लिस्ट के हिसाब से ऑप्शन फॉर्म मांगा जाएगा, और उसके आधार पर जहां पे वैकेंसी होगी और आपके प्रेफरेंस, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको वहां पे पोस्टिंग दे दी जाएगी। ये है आपके स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम 102, 37 और कुल मिलाकर लगभग 200 पदों के बारे में हमारे इस एक्सरसाइज में, रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज के तहत 296 पदों पर
भर्ती की जा रही है, उसमें से लगभग 200 पदों की जानकारी मेरे पास है जो कि मैंने दे दिया। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट बच गए उनके बारे में मैं थोड़ी बहुत आप लोगों की जानकारी दे दूं। फर्स्ट फेज का तो 7 के 7 हम बता चुके हैं। सेकेंड फेज में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इसका मोस्ट प्रोबेबली इसका दिल्ली में पोस्टिंग है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में जानकारी नहीं है। सीरियल नंबर 10 डीएमपीआर, डीसीएमपीआर जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नेवी के लिए जो सिविलियन मैन पावर्स होते हैं, सिविलियन एम्प्लॉइज होते हैं, उनसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो डायरेक्टोरेट है वो दिल्ली में है। तो सीरियल नंबर 10 उसकी भी वैकेंसी दिल्ली में ही है। सीरियल नंबर 11 कोस्ट गार्ड ऑलरेडी हम बता चुके हैं। सीरियल नंबर 12 ये आपका डिफेंस ऑफिसर ऑफ द चेस्ट ट्रेनिंग सीओ एएफएसक्यू, ये पद जो है दिल्ली में नहीं है, मुझे जहां तक जानकारी है। एब्स्ट्रैक्ट मेरे पास जानकारी अभी नहीं है, लेकिन ये जो है अब सीरियल नंबर 12 का जो पद है वो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से कहीं बाहर है, जहां तक मेरी जानकारी। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आई एम नॉट श्योर वेरी मच, बट अपने जानकारी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने जानकारी नहीं दी है। जल शक्ति के हर एक स्टेट में भी ऑफिसेस हैं और दिल्ली में भी ऑफिसेस हैं। और जल शक्ति की जो वैकेंसी कुछ दिन पहले मैंने देखा था उनकी, मतलब उनके वेबसाइट पे, तो दिल्ली में वैकेंसी बताई जा रही थी। बट यहाँ पे भी अगेन मैं स्क्रीन पर आप लोगों को इसलिए मैं नहीं दिखा पाया कि उसके बारे में मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है, मतलब सटीक जानकारी नहीं। अच्छा, माइंस हो गया 14 नंबर, 15 नंबर भी हो गया। एमएसएमई इनके अलग अलग लोकेशन पे है। मैं एक बार चेक करता हूं कि एमएसएमई के कहाँ कहाँ वैकेंसी है। मैं सीरियल नंबर 16 के बारे में जस्ट 2 मिनट समय दीजिए, मैं बताने का प्रयास करूंगा। सीरियल नंबर 17 में से 5 में से 3 के बारे में तो हमने जानकारी दे दी है कि दिल्ली में है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, एयर हेडक्वार्टर्स में टोटल 56 पोस्ट है और ये ऑल ओवर इंडिया है। एयर हेडक्वार्टर्स जितने कमांड हेडक्वार्टर्स हैं, कमांड हेडक्वार्टर्स में वैकेंसी है प्लस दिल्ली में वैकेंसी है। तो यहाँ पे भी आपको संपूर्ण भारत में आपको जाने के लिए यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा। सीरियल नंबर 19, सीरियल नंबर 20, 21 में बता चुका हूँ। करियर की दृष्टि से मैं एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोग अभी यंग हैं और आप लोग ये मत सोचिए कि घर के पास में रहूं अच्छा रहेगा। आप लोग देखिए जो बड़े विभाग हैं वहां पे वैकेंसी ज्यादा है, जूनियर जेटीओ के वैकेंसी ज्यादा है। वैकेंसी से ज्यादा तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है उस डिपार्टमेंट में जो सैंक्शनड पोस्ट है उससे। तो सैंक्शन पोस्ट जो है बड़े डिपार्टमेंट जो है, जैसे कि सीजीडीए, सीबीआईसी, सीजीए एंड सीएजी एंड सीबीडीटी, इन चारों विभागों में एडीओएल, सीएसओएल, देखिए सबका पैरेंट कैडर कौन सा है? सीएसओएल। सीएसओएल तो सबसे बड़ा कैडर है और सीएसओएल में आपके पास जो है डायरेक्टर तक के पदोन्नति के चांसेस हैं। दूसरे विभाग में आप चले जाइए, सीबीआईसी में, इनकम टैक्स में, तो कहीं पे डिप्टी डायरेक्टर तक के पदोन्नति के चांसेस हैं। जेटीओ, एसटीओ, देन एडी, देन डीडी, दैट्स इट। कहीं कहीं पे जेडी है और इसमें सीएसओएल में तो डायरेक्टर तक का पद है, नो डाउट। संतोष जी, इनकम टैक्स, सीबीडीटी और एयर हेडक्वार्टर्स जहां पे ज्यादा पद है, 102 है, 56 है, 37 पद है, इनके बारे में प्रमोशन एस्पेक्ट थोड़ा सा बताएंगे अगर तो। ओके, देखिए सीबीआईसी एंड जीएसटी, आई मीन सीबीआईसी मतलब जीएसटी एंड कस्टम्स एंड सीबीडीटी मतलब इनकम टैक्स, इन दोनों में पद ज्यादा है। और इसमें कहीं भी किसी भी विभाग में चले जाइए, मेन है आपकी जो, एक सेकंड, हाँ कहीं भी चले जाइए तो मेन है वहां पे जो वैकेंसीज है। मान लीजिए कि सीनियर एसटीओ के पोस्ट है, तो एसटीओ के पोस्ट जो है अगर खाली होगा तब प्रमोशन दिया जाएगा। एज ऑन डेट मैं बता सकता हूँ, फ्यूचर में
आप जब ज्वाइन करेंगे उसके बाद 2 साल 4 साल के बाद क्या सिचुएशन होगा पता नहीं। अच्छा, मैं मीटिंग से आउट हो चुका हूं क्या? नहीं नहीं, आप मीटिंग में हैं, आप बोलते रहिए, मतलब आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके। स्क्रीन पे दिखा रहा था कि अक्ष फाउंडेशन इज प्रेजेंटिंग, इसलिए मेरे को डाउट हो गया। नहीं नहीं, वो स्क्रीन मेरी प्रेजेंट हो रही है, वैकेंसी पोजीशन का मैंने प्रेजेंट किया। ओके, अच्छा। हाँ, तो अब इसमें एज ऑन डेट में बता रहा हूं। एज ऑन डेट जो है आपके सीबीएसई में और जीएसटी में लगभग 5 से 6 साल में प्रमोशन जो है जेटीओ टू एसटीओ हो जाता है। कुछ लोगों का 5 साल में भी हो गया है, कुछ लोगों का 5 साल से अधिक में भी हो रहा है। इसके बाद जेटीओ टू एसटीओ के लिए मैं बता दिया है। एसटीओ टू एडी के लिए डिपेंड अपॉन वैकेंसीज अगेन। वहां पे चूंकि पद तो हैं, अधिक हैं, लगभग 68 पद जो है सीबीएसई में है और 35 पोस्ट जो है आपके इसमें इनकम टैक्स में है। एडी के लिए भी आप एलिजिबल हैं, एडी पे भी पदोन्नति हो रही है। तो एज ऑन डेट तो बिल्कुल कैरियर प्रोस्पेक्ट दोनों ही विभाग में बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, और 1 मिनट अभिषेक जी मुझे स्क्रीन प्ले करने दीजिएगा, मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं इनको इसके बारे में। ओके, इसमें देखिए विशेष जानकारी फ्रेशर्स एज वेल एज जो लोग ऑलरेडी विभाग में कार्यरत हैं, जो लोग पहले उनके लिए जो कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बॉक्स दिए हुए हैं। टोटल 21 विभाग हैं, 21 बॉक्स दिए हुए हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको 21 के 21 बॉक्स फिलअप करने हैं। अगर आपका कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य है जिसके लिए आपने दोबारा एग्जाम दिया है, आप पहले से कार्यरत है किसी विभाग में, हो सकता है आपको विभाग बदलने की इच्छा हो सकता है कि आप की वैकेंसी, आपकी जो पोस्टिंग है अभी वर्तमान पोस्टिंग है वो आपके घर के पास नहीं हो, आपके सुविधा अनुसार नहीं है, तो आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना चाहते हैं। लगभग हमने 200 वैकेंसीज कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं पोस्टिंग उसकी जानकारी दे दिया है। तो उसमें आप केवल स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल आप देख रहे हैं J17 टाइप किया हुआ है, तो अगर आपको जाना है CSOL में, यहाँ मुझे तो CSOL में ही जाना है, तो J17 टाइप कीजिए और आगे बढ़िएगा। तो आप देखिएगा सबसे नीचे यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं आई एग्री के बगल में एक बॉक्स है, चेक बॉक्स, वहां पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और सबमिट कीजिए। सबमिट कर दीजिएगा, उसके बाद आपके पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि आपका सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। फिर से आप जाइए, फिर से ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक कीजिए, ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म, और उसके बाद कुछ बिना कुछ किए डायरेक्ट लास्ट में चले जाइए टेक प्रिंट। जब टेक प्रिंट कीजिएगा तब आपका वहां पे पीडीएफ जनरेट हो जाएगा, उसमें पता चल जाएगा कि आपका कौन कौन से विभाग के लिए आपने सबमिट किया है। अगर आप दोबारा चाहते हैं भरने के लिए तो पहले आपने भर दिया है, उसके बाद दोबारा फिर से भर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। मतलब 26 तक चाहें तो आप 2-4 बार भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे लास्ट में जो आप सबमिट कीजिएगा दैट विल बी द फाइनल। और एक चीज और मैं विशेष जानकारी दे दूं कि आप जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी में आपका प्रेफरेंस पहले तय किया जाएगा आपके प्राप्तांक के आधार पर। और आप मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ओबीसी के हैं और आप सीरियल नंबर 2 जो है उसमें है एमएस अपना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस विभाग में आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसमें तो पद ही नहीं है ओबीसी के लिए, तो कैसे कंसीडर किया जाएगा आपकी कैंडिडेचर को? तो इसको जरूर आप ऑप्शन फॉर्म भरते समय आप पहले एक रफ पेपर पे लिख लें, उसके बाद इसमें टाइप कर लें कि किसी प्रकार की गलती ना हो। अच्छा, ये तो हो गई उनके बाद जिनके लिए जो ऑलरेडी कार्यरत हैं। फ्रेशर्स के लिए मैं बता दूं कि फ्रेशर्स कृपया आप अपने कैटेगरी के हिसाब से, वैकेंसीज के हिसाब से पहले प्रेफरेंस भरें।
यहाँ पे 1 से लेकर जहां तक, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एससी के लिए, तो एससी कैंडिडेट अगर आप हैं और आपके लिए कुल वैकेंसीज जो है 31 है, तो 31 जिस विभाग में एससी के लिए वैकेंसीज है सीरियल नंबर 1 से लेकर के वहां तक, मान लीजिए कि 8 विभाग में है, तो 1 2 3 4 जैसे हैं, जे फॉर एग्जांपल आप J14 है, 15 है, ऐसे करके, तो जिस विभाग में आपकी कैटेगरी की वैकेंसीज है उसी विभाग को आप ऑप्ट करें, न कि आप यूआर वाला भर दें और आपको पता चला है कि आपको कंसीडर नहीं किया गया। अच्छा, एक चीज और, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके मार्क्स अच्छा है, उनको लिए मैं विशेष गाइड बता दूं कि आप लोग मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, मार्क्स अच्छा है और आपने एज रिलैक्सेशन नहीं किया है, आपका मतलब फर्स्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं अनरिजर्व का कट ऑफ क्लियर कर सकती हूँ, और आपने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, ऐसे केस में तभी जो है आपका कैंडिडेचर जो है यूआर वैकेंसीज के लिए कंसीडर किया जाएगा, और इस केस में आप यूआर की जो वैकेंसीज है उसके हिसाब से आप ऑप्शन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है और आप मार्क्स चाहे ज्यादा हो, फिर भी आपको आपकी कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा, प्लीज कीप इन माइंड। मेरे ख्याल से अच्छा, इसके साथ ही मैं अपील कर रहा हूं उन लोगों से, मैं पहले भी एक्सप्लेन किया, फिर दोबारा एक बार अपील कर रहा हूं कि अगर आप ऑलरेडी कार्यरत हैं, कृपया अननेसेसरी सभी विभागों को ऑप्शन फॉर्म में न भरें। हो सकता है कि आप जो है एक पोस्ट जो है आपको एलोकेट हो जाए और आपके मन का नहीं है, आप ज्वाइन नहीं करेंगे, तब क्या होगा, किसी आपके और भाई बहन को नौकरी से वंचित होना पड़ जाएगा और आपका किसी काम का नहीं होगा। और आप सबको पता है कि एसएससी द्वारा रिजर्व लिस्ट नहीं जारी किया जाता है, इसलिए मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरा रिक्वेस्ट इसको समझिए, अपील समझिए, जैसे आपको समझना है समझिए, लेकिन आप एकदम बिल्कुल सोच समझ के ही ऑप्शन फॉर्म एक्सरसाइज कीजिएगा। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है आज 1 साल पहले जो फॉर्म फिलअप कर रहे थे उस समय कुछ जरूरत अलग थी, आज के डेट में आप जिस विभाग में हैं उस विभाग में सेट हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कृपया ऑप्शन फॉर्म ना भरें। दूसरी बात, जो लोग एलिजिबल नहीं है, केवल आप एग्जाम देखना चाहते थे कि हाँ एग्जाम कैसा होता है, आपने पेपर 2 दे दिया, आपको मार्क्स दिख जाएंगे, आज से जब रिजल्ट पब्लिश होगा उसके बाद मार्क्स भी दिखाया जाएगा और आप एसएससी की वेबसाइट पे अपना मार्क्स देख सकते हैं। कृपया आपसे भी मेरा विनम्र निवेदन है, अपील है, रिक्वेस्ट है, कृपया आप ऑप्शन फॉर्म ना भरें। आप दोनों, जो लोग एलिजिबल नहीं है, जो किसी भी कारण एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, और जो लोग कार्यरत हैं उनके लिए विशेष। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आप लोग डॉक्यूमेंटेशन, हाँ कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एक दो कैंडिडेट का मेरे पास कॉल आया था, मैसेज आया था, कॉल भी आया था, SC ST सर्टिफिकेट के लिए कृपया ध्यान दीजिए। SC एंड ST सर्टिफिकेट अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनवा रखे हैं तो आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसी साल का होना चाहिए, 2 साल 3 साल 4 साल पुराना है एक्सेप्टेबल है। आप बेझिझक बिना किसी टेंशन का आप लोग जाइए। ओबीसी है, कृपया इस पार्टिकुलर आप एक बार उसको नोटिफिकेशन पढ़िए और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। अगर 23-24 फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, 22-23 का है, कृपया अभी बनवा लीजिए। डीवी के पहले एक बार जरूर उसको रिन्यू करा लीजिए। मैं अपनी बात रख पाया हूं। थैंक यू सो मच। अभिषेक जी। जी संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग सारी बातें आपने कवर कर ली। हमने यह कवर कर लिया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ और कितनी वैकेंसीज हैं, किस डिपार्टमेंट में क्या प्रमोशनल एस्पेक्ट है, हमने इसके ऊपर बातें कर ली। सबसे अधिक जो वैकेंसी पोजीशंस हैं CBDT CBIT और उसके साथ में एयर हेडक्वार्टर्स में, उसके बारे में हमने बातें कर ली। तो लगभग हमने सारे एस्पेक्ट्स पे बातें कर ली हैं। कोई विशेष प्रश्न, अगर मैं देख पा रहा हूँ कोई विशेष प्रश्न भी किसी का नहीं है। सो वंदना जी ने प्रश्न पूछा है कि सर प्रेफरेंस ज्यादा वैकेंसी है उस डिपार्टमेंट के हिसाब से भरे जाएं या जो स्टेट चाहिए उसके हिसाब से। देखिए, ज्यादा वैकेंसी
के वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है। अभिषेक जी, इसका जवाब मैं मुझे देने दीजिए। देखिए, आप सबको इस जिनको भी डाउट है ना, उनके लिए मैं एक चीज मैं बता दूं कि सबसे पहले आप समझ लीजिए कि टोटल वैकेंसी कितने हैं, 296। अगर आप उस रिस्पेक्टिव कैटेगरी की बात कीजिए, मान लीजिए कि आप जनरल से हैं, तो जनरल के लिए कितनी वैकेंसी है, 150। तो सबसे पहले आपको अनरिजर्व्ड के टॉप 150 कैंडिडेट्स में होने चाहिए। अगर 150 में है तो कोई ना कोई तो विभाग मिल ही जाएगा, लेट इट बी ए बी सी डी ई कोई भी हो। तो इसमें आपको चॉइस के हिसाब से भरिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज के पीछे आप लोग मत भागिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज में से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 100, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, कोई कैंडिडेट है एससी से बिलोंग करता है, उसका 31 एससी के लिए वैकेंसीज है, तो सबसे पहले तो आप एससी कैटेगरी में टॉप 31 में होना पड़ेगा। अगर आप टॉप 31 में हैं तो आप कंफर्म है कि एक तो पोस्ट आपको मिलेगी, चाहे कोई भी हो। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से प्रेफरेंस फॉर्म भरिए, न कि डिपार्टमेंट के हिसाब से। क्लियर? एयर हेडक्वार्टर्स की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया रेडियो। अरे नहीं, ऑल इंडिया रेडियो नहीं है, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। ऑल इंडिया रेडियो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर में आता है, वो सीएसओएल के अंदर में है। हाँ, ऑल इंडिया रेडियो में यदि आपको जाना है तो आप सीएसओएल भर दीजिए। इट इज अंडर सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज में। अच्छा, इंटर स्टेट ट्रांसफर, देखिए इंटर स्टेट ट्रांसफर एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। जहां तक मुझे जानकारी है, नॉट 100% श्योर बट 99% श्योर हूं, इनकम टैक्स विभाग में जोनल पोस्टिंग होती है। मतलब आप जिस जोन में ट्रांसफर होंगे उसको उसी जोन में आपको रहना पड़ेगा। दूसरे जोन में एडी बनने के बाद, मतलब ग्रुप ए में जाने के बाद ही ट्रांसफर होने का चांसेस रहता है। सीएसओएल में ऑल कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? सीएसओएल में अभिषेक जी को बता दीजिएगा। सीएसओएल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो डिपार्टमेंट्स के अपनी, जैसे अगर आप सीएजी की बात कर लें, मतलब जितने डिपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना लिस्ट में, उसके अतिरिक्त जो भी डिपार्टमेंट आप सोच सकते हैं, ज्यादातर डिपार्टमेंट सीएसओएल के अंतर्गत आते हैं। और प्रयास धीरे धीरे यह किया जा रहा है कि हिंदी कैडर के सारे डिपार्टमेंट्स के हिंदी कैडर को सीएसओएल के साथ में ही इंक्लूड कर लिया जाए। लगातार इसके ऊपर प्रयास चल रहा है। उसके लिए ना अभिषेक जी मैं काम कर रहा हूँ। और एक संतोष जी, एक चीज और मैं क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा प्लीज, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि मतलब सीएसओएल में आप डिपार्टमेंट ना सोचें, ठीक है। सीएसओएल में आप डिपार्टमेंट इसलिए ना सोचें क्योंकि सीएसओएल मतलब सीएसओएल है। जो लोग सीएसओएल में जाएंगे ना, उनको वेरियस डिपार्टमेंट्स में उनको नौकरी करने का मौका मिलेगा। जैसे अगर आप सीएजी में जाते हैं तो आप पूरी नौकरी, यदि आप स्विच नहीं करते तो आप सीएजी में ही रहेंगे। अगर आप इनकम टैक्स जाते हैं तो आप इनकम टैक्स में रहेंगे। पर यदि आप सीएसओएल ज्वाइन करते हैं तो सीएसओएल में अभी, अगर मान लीजिए कि आप किसी ए मिनिस्ट्री में है, तो जब आप एसटीओ बनेंगे तो आपका मिनिस्ट्री बी में ट्रांसफर हो सकता है या डिपार्टमेंट बी में ट्रांसफर हो सकता है। तो हर प्रमोशन के साथ में आपका ट्रांसफर हो सकता है प्रमोशन से पहले भी, यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो या कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट हो तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप इंटर मिनिस्ट्रीज या इंटर डिपार्टमेंट्स, आप सीएसओएल में ट्रांसफर आपका हो सकता है। अच्छा, सीएजी और जीएसटी, सीबीआईसी, इन दोनों विभाग में, सॉरी दोनों विभाग अलग अलग। सीएजी में आपका मैं सीएजी के बारे में बता चुका हूं पहले। सीबीआईसी में आपका ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफर लायबिलिटी है, आपका जोनल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आज के डेट में आपको, अगर मान लीजिए कि पोस्टिंग मिल रही है दिल्ली में, तो कल के डेट में आपको ट्रांसफर भेजा जा सकता है कोचीन में, परसों के डेट में आपको ट्रांसफर भेजा जा सकता है गुवाहाटी में। लाइक दैट, ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफर लायबिलिटी, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज के हिसाब से कहीं भी आपको ट्रांसफर हो सकती है। ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इंटर स्टेट की बात कर, चाहिए इसमें मैंने अभी ऊपर ना लिंक भेजा, फिर से मैं दोबारा भेजता हूँ। जिनको डाउट है ना, या जिनको जानकारी थी कि सीएसओएल में कौन कौन से विभाग आते हैं, ये लिस्ट है। जो लोग सीएसओएल कैडर के तहत अलग अलग विभाग में पदस्थ हैं, जेटीओज, उनका लिस्ट है। तो उसके सामने विभाग का नाम दिया गया है। इससे आपको आइडिया, जानकारी मिल जाएगी कि किस किस विभाग, कौन कौन से विभाग जो है सीएसओएल के अंतर्गत आते हैं। सीएसओएल का कोड कौन सा है? J17 है। 17 देखिए, J17 है सीएसओएल का कोड। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के सेशन को मैं एमएससीबी का मैं बता चुका हूँ, एमएससीबी का मैं बता चुका हूँ। इसके आप वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा अपलोड हो जाएगा, आपको पता चलेगा। संतोष जी, जो लोग बाद में जुड़े हैं फिर वो उसी क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग सुन लीजिएगा। सब लोगों को बहुत सब लोगों को शुभकामनाएं। ऑप्शंस फॉर्म भर लीजिए और सावधानी पूर्वक भरिए, ध्यान में भरिए।
हालांकि संतोष जी ने कह दिया है, एक बार फिर मैं मेरी तरफ से भी, कहे बिना मेरे को चैन नहीं आ रहा है, मैं मेरी तरफ से भी जितने लोग भी आज इस सेशन में है, लगभग 80-85 लोग इस सेशन में हैं, आपके माध्यम से आप जिन लोगों को पहुंच सकते हैं, आप इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दें, सबके काम में आएगा। और जो भी लोग इसको सुनेंगे अभी या फिर यूट्यूब में सुनेंगे, जैसे भी सुन रहे होंगे, तभी चाहिए हम सब लोगों की अपील है कि जो लोग योग्य नहीं है, जैसा संतोष जी ने बताया, जो लोग केवल इसलिए भरे हैं कि चलो इस बार भी दे करके देख लेते हैं, बड़ा मजा आता है जब रिजल्ट निकलता है तो हमारा नाम जो है लिस्ट में रहता है, ठीक है, वे सारे लोग जो है सीट वेस्ट ना करें, क्योंकि अब स्थिति बदल चुकी है। अगर आपने ऑप्शन फॉर्म भर दिया तो फिर आपको सीट एलोकेट हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में आप अपने ही किसी एक भाई जो कि नौकरी की तलाश में है, जिनका अंतिम साल हो सकता है, बहुत सारे लोगों का लास्ट ईयर है, तो उनके लिए जो है आप उनकी नौकरी बोलिए क्या क्वेश्चन है? ऐसे कहूँ खा जाएंगे तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या क्वेश्चन है सौम्या जी? सौम्या जी आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दें, अगर टाइप कर सकती हैं तो। मेरा एक क्वेश्चन रह गया, काइंडली टाइप करें। देखिए, पूरे विभागों में ट्रांसफर के बारे में मतलब जहां पे रिस्ट्रिक्टेड है उसी को हम बता सकते हैं, बाकी जिसमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं ऑल ओवर इंडिया है। हाँ सर, सीबीडीटी में जोनल रिस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। नहीं, इनकम टैक्स में विद इन जोन है। ठीक है, तो चीजें पहले ऑलरेडी संतोष जी ने क्लियर कर दी है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, शुभ रात्रि, शुभ संध्या, गुड डे, ऑल द बेस्ट। अच्छा से आप लोग ऑप्शन फॉर्म एक्सरसाइज कीजिए।